हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज शुरू करेंगे क्लास 12 का एक नया लेक्चर, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम बात करेंगे बायो-सावर्ट लॉ की। किस प्रकार बायो-सावर्ट लॉ से किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला जा सकता है, या उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बायो-सावर्ट नाम के वैज्ञानिक ने एक सीधे धारावाही तार के अंदर या सीधे कंडक्टर के अंदर क्या किया, एक धारा प्रवाहित की। उन्होंने क्या देखा कि जब इसके अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो यह एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। यानी कि जब उन्होंने क्या किया, इस तार के अंदर धारा प्रवाहित की तो उन्होंने देखा कि यह एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। उन्होंने क्या किया, इसके पास में एक कंपास को लेके आए। जैसे बायो-सावर्ट नाम का वैज्ञानिक इस कंपास को इस तार के पास लेके आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि ये कंपास की सुई कुछ न कुछ विक्षेप देती है। इसी प्रकार सेम कंडीशन के अंदर उन्होंने क्या किया, धारा की दिशा को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। और धारा की दिशा को जब वो उल्टा करते हैं तो उन्होंने फिर क्या नोट किया कि अब की बार जो कंपास की सुई है वो क्या पहले की कंडीशन में विपरीत दिशा में विक्षेप देती है। यानी कि उन्होंने क्या देखा कि जब किसी तार के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो वो तार एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। या मैं बात करूं, मान लेता हूं कि कोई धारावाही तार है या कोई चालक तार है, उसके पास में जब किसी आवेश क्यू को लेके आता हूं और ये आवेश कैसा है, मान लेते हैं ये मतलब इसके अंदर कोई भी वेग नहीं है, यानी कि मान लो ये रेस्ट पर है। जब इसके तार के पास में कोई आवेश लेके आते हैं तो इसके ऊपर कोई भी बल नहीं लगता है, यानी कि इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई बल नहीं लगता है। जब इस धारावाही तार के पास में मैं इसी आवेश को v वेग देके, यानी कि v वेलोसिटी से वेग देता हूं या गति करवाता हूं, तो क्या होता है कि ये आवेश कुछ इस तरह गति करेगा, यानी कि ये थोड़ा घूम जाएगा। कहने का तात्पर्य, जब तार के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं और इसके पास में कोई क्यू आवेश यानी कि गति करता हुआ आवेश लाया जाता है तो वो किस प्रकार गति करता है, एक वर्तीय पथ पर गति करता है। कहने का तात्पर्य उन्होंने क्या पाया, उन्होंने यह पाया कि जब तार के अंदर धारा प्रवाहित होती है तो उसके मध्य कुछ न कुछ क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब जब ये आवेश वर्ताकार पथ में गति करता है तो उन्होंने क्या देखा कि आवेश को किसी, कहने का तात्पर्य अपने इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर के अंदर पढ़ा था, जब किसी आवेश क्यू को, ये मान लेता हूं कि अपना विद्युत क्षेत्र E है, ठीक है, क्यू आवेश को v वेग से गति कराई जाती है, तो v वेग से गति करवाता हूं तो उसके ऊपर कुछ बल लगता है, F बराबर QE बल लगता है। और अपने को पता है कि जब क्यू आवेश को E विद्युत क्षेत्र के अंदर गति कराई जाती है तो वो एक सरल रेखा में गति करता है। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने ये देखा कि जब किसी क्यू आवेश को इस तार के निकट गति करवाते हैं तो वो एक वर्तीय पथ पर गति करता है, यानी कि इनके मध्य जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वो विद्युत क्षेत्र नहीं हो सकता, कोई अन्य क्षेत्र होगा। तो उन्होंने क्या पाया कि इसके मध्य जो क्षेत्र होगा वो कौन सा क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। यानी कि इनके मध्य जो क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब बायो-सावर्ट ने इसके लिए क्या एक नियम दिया, उन्होंने कहा कि जब किसी तार के अंदर I एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, यानी कि किसी तार के अंदर I एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो उसके किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान किस प्रकार निकाला जा सकता है। अब
तार कितना भी बड़ा हो सकता है, यानी कि तार की लंबाई अनंत हो सकती है। तो इसके लिए तो अपन चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं निकाल सकते इस बिंदु P पर, लेकिन बायो सावर्ट ने कहा कि इसके किसी अल्पांश के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला जा सकता है। तो मान लेता हूं कि ये कोई तार है, इसकी कोई अल्पांश dl काटा इसके ऊपर, इस अल्पांश से किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो ये लो अल्पांश से बिंदु P की दूरी मान ली r है, और dl और r के मध्य कोण थीटा है। तो इसके लिए बिंदु P पर मेरे को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो बायो सावर्ट ने कहा, बायो सावर्ट के नियम से, बायो सावर्ट ने यह बोला कि यदि तार के अंदर I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र B, अब अल्पांश है, मैं किसी अल्पांश के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल रहा हूं, तो अल्पांश के लिए चुंबकीय क्षेत्र भी कितना होगा, dB होगा। तो यहां से dB समानुपाती हो जाएगा I के, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान dB समानुपाती I, और इनके मध्य दूरी यानी कि बिंदु P की अल्पांश dl से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, कहने का तात्पर्य dB व्युत्क्रमानुपाती 1/r², तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान dB dl के भी क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। या मैं कहूं कि बायो सावर्ट के नियम से जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा dB समानुपाती I dl क्रॉस r वेक्टर, dl वेक्टर r वेक्टर अपॉन में r की क्यूब, ये हो जाएगा। यहां से अगर कहूं तो अगर समानुपाती का नियतांक हटाता हूं तो ये आ जाएगा dB बराबर μ0 अपॉन में 4 पाई, जो कि क्या है, एक है, नियतांक है। तो यहां से ये हो जाएगा I dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन में r की क्यूब, जो कि बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप कहलाता है। और dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। कहने का तात्पर्य, अगर मैं कहूं कि किसी अल्पांश, यानी कि अगर मान लो कि कोई चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, उससे किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान तो इस नियम से निकाला जा सकता है, बायो सावर्ट लॉ से चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला जा सकता है। लेकिन इसकी दिशा ज्ञात करने के भी कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। पहला है राइट हैंड का थंब रूल एंड सेकंड स्क्रू रूल। अगर मैं बात करूं किसी इस बिंदु P पर मेरे को क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करूंगा मैं, तो पहला है राइट हैंड थंब रूल। अपने राइट हैंड को धारा की, यानी कि चालक तार को इस प्रकार पकड़ो कि अपना अंगूठा धारा की दिशा में रहे। तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। कहने का तात्पर्य, अपने राइट हैंड के अंगूठे को धारा की दिशा में करो, जिस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, यानी कि जिस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, उंगलियों को यानी कि इस प्रकार उंगलियों को करो। तो जिस मुड़ी हुई उंगलियां जिस ओर संकेत करती है वही क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। और मुड़ी हुई उंगलियां, कहने का तात्पर्य अंगूठे से 90 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए। यानी कि मेरे को इस बिंदु P पे क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है। तो तार को धारा की दिशा में, अंगूठे को धारा की दिशा में रखो, तो मुड़ी हुई उंगलियां जिस ओर संकेत करती है, तो मुड़ी हुई उंगलियां 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गई। तो 90 डिग्री यहां से इस प्रकार पकड़ा इसको, तो मुड़ी हुई उंगलियां अंदर की ओर है। तो इस बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र किस ओर होगा, अंदर की ओर होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर मान लो कि किसी 3D के अंदर
मान लो कि कोई भी 3D है या 2D है, उसको अंदर की ओर संकेत देना है तो उसको क्रॉस से लिखते हैं, यानी कि इनसाइड तो क्रॉस से, और आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ आता हुआ तो क्या हो जाएगा, डॉट से लिखा जा सकता है। राइट साइड ये लो, लेफ्ट साइड ये, अंदर की साइड ये हो जाएगा और बाहर की साइड डॉट से लिखा जाएगा। तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान किस ओर होगा, अंदर की ओर होगा। यहां से अगर बात करूं मैं, या ये तो हो गया अपने राइट हैंड का थंब रूल। अगर मैं कहूं कि स्क्रू रूल, तो स्क्रू रूल आपने स्क्रू तो देखा होगा, जिस प्रकार कसा जाता है, यानी कि स्क्रू को इस प्रकार पकड़ो कि जब उसको घुमाते हैं तो वो धारा की दिशा में आगे की ओर बढ़े। तो धारा की दिशा में आगे की ओर बढ़ेगा, कहने का तात्पर्य स्क्रू नियम डीएल वेक्टर और ये रहा आर वेक्टर। थीटा किसके बीच में एंगल होता है, डीएल और आर, यानी कि डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। मैं ये कहूं कि ये लो अपना तार है, ये छोटा सा अल्पास डीएल हो गया, ये हो गया आर दूरी पर कोई बिंदु पी हो गया। इस बिंदु पे मेरे को डायरेक्शन निकालनी है चुंबकीय क्षेत्र की, तो इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, स्क्रू को इस प्रकार पकड़ो कि अपने को डीएल से आर, डीएल वेक्टर से आर वेक्टर जाना है, न कि आर वेक्टर से डीएल। हमेशा दिशा का ध्यान रखना होगा, यानी कि डीएल से आर की ओर ही चलना है अपने को। आर से डीएल लेके जाओगे तो फिर उसकी दिशा क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की। तो डीएल से आर वेक्टर चलना है, तो ये रहा डीएल वेक्टर, ये रहा आर, डीएल से आर यानी कि ये रहा अपना स्क्रू। इसको इस प्रकार घुमाओ, स्क्रू है ये अपना, इसको इस प्रकार घुमाओ कि डीएल से आर, अब डीएल से आर वेक्टर चलूंगा तो ये इस प्रकार घुमाऊंगा राइट, यानी कि क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब स्क्रू को घुमाते हैं तो वो किस ओर जाता है, अंदर की ओर जाता है। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर हो जाएगी, अंदर की ओर हो जाएगी। यहां से, या मैं कहूं मान लो कि कोई बिंदु P यहाँ पे है, इस ओर है बिंदु P, मेरे को इस बिंदु पे क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो इस बिंदु पे जब चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालूंगा तो ये रहा अपना डीएल अल्पास, ये रहा थीटा एंगल और ये रहा आर वेक्टर। इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो अब की बार क्या होगा, इस बिंदु को करूंगा, डीएल से आर चलना है, सेम का सेम डीएल वेक्टर से आर वेक्टर चलना है। तो जब डीएल से आर वेक्टर चलूंगा तो ये लो डीएल से आर वेक्टर, यानी कि अब की बार क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी कि स्क्रू किस ओर आ रहा है, वापिस बाहर की तरफ आ रहा है। कहने का तात्पर्य अब की बार इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा। या बात करूं राइट हैंड के थंब रूल से, तो राइट हैंड के थंब रूल से तार को इस प्रकार पकड़ो कि वो धारा की दिशा को व्यक्त करें। तो ये रहा धारा की दिशा, अंगूठा को धारा की दिशा में रखो और जिस बिंदु, मान लो कि मेरे को इस बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, इस बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो ये रहा अपना बिंदु P, इस बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तार को इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में को व्यक्त करें और मुड़ी हुई उंगलियां, यानी कि जिस बिंदु पे निकालना है तो मुड़ी हुई उंगलियां उसकी ओर हो जाएगी। तो ये लो उंगलियां किस ओर है, बाहर की ओर। तो इस बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा। तो इन दो नियम से अपन क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि दिशा ज्ञात कर सकते हैं। और बायो-सावर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला जा सकता है। और अपने को पता है कि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर, वेक्टर क्वांटिटी में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ए बी साइन थीटा, और डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कोस थीटा। तो यहाँ पे ये कौन सी क्वांटिटी है, क्रॉस क्वांटिटी, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो यहां से क्या हो जाएगा, डीबी बराबर म्यू 0 अपॉन में 4 पाई, ये हो जाएगा आई डीएल, क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये हो जाएगा आई डीएल आर साइन थीटा अपॉन में आर की क्यूब। जब इसको हल करूंगा तो ये हो जाएगा डीबी बराबर म्यू 0 अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, जो कि क्या होता है, बायो-सावर्ट का नियम कहलाता है। अगर बात करूं इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक है।
तो b का मात्रक यहां से निकाल लो या याद रख लो, या तो इसको कहते हैं टेस्ला, या हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, या कहते हैं इसको न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो जाएगा। इसका मात्रक हो जाएगा या तो टेस्ला बोल सकते हैं इसको, या वेबर पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो जाएगा। तीनों के तीनों क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक होते हैं। अब मैं बात करता हूं अलग अलग बिंदु पर बायो-सावर्ट के नियम से अलग अलग तार लेके उनके किन्हीं बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है। पहला, मान लो कोई तार है, उसके अंदर आई एम्पीयर की धारा बह रही है इस साइड में। सेकंड, मान लो ये कोई तार हो गया और इसके अंदर आई एम्पीयर की धारा बह रही है। इसके लिए इस बिंदु P पर निकालना मेरे को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसके लिए मान लो कि इस बिंदु P पे निकालना है। तीसरा ले लो, ये कोई तार है, इसकी दिशा किस ओर है? अंदर की ओर। ये हो जाएगा आई एम्पीयर की धारा। इसके लिए बिंदु P मान लो यहाँ पे है, यहाँ निकालना है। और चौथे, ये हो जाएगा बाहर की ओर, यानी कि आई एम्पीयर की धारा किस ओर आ रही है? बाहर की ओर आ रही है। ये लो आई एम्पीयर की धारा, इसके लिए बिंदु P यहाँ मान लेता हूँ। तो इन चार कंडीशन दी गई है, इन चारों के लिए अपने को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो सेम का सेम वही, या तो मैक्सवेल के कोरक पेच नियम लगा लो, या राइट हैंड थंब रूल। तो पहली कंडीशन के अंदर आई एम्पीयर की धारा किस साइड बह रही है? इस साइड आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। और बिंदु P कहाँ है? नीचे की तरफ। तो बस क्या करना है अपने को? अपने अंगूठे को क्या करो? धारा की दिशा में रखो। तो अंगूठे को धारा की दिशा में, यानी कि अंगूठे को धारा की दिशा में, इस तार को इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे। तो ये लो, ये तार है अंगूठा धारा की दिशा में। तो ये लो, अंगूठा धारा की दिशा में है। तो उंगली को उस बिंदु पे, यानी कि बिंदु P पे मेरे को चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो उंगली को ये लो, किस ओर होगी? इस साइड में, यानी कि अंदर की ओर। यानी कि इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र किस ओर होगा? अंदर की ओर होगा। दोबारा देखना, तार को इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे। तो ये लो, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो ये अंदर की ओर। एक बात का ध्यान रखना है, जो उंगली होती है या अंगूठा होता है, ये हमेशा 90 डिग्री एंगल पे। कहने का तात्पर्य, अगर अंगूठा इस साइड है तो उंगली यानी कि 90 डिग्री एंगल पे ही होना चाहिए। यानी कि इनके मध्य एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री ही होना चाहिए। कहने का तात्पर्य, ये लो, अगर इस साइड अंदर की ओर है तो ये लो, ये अंदर की ओर, यानी कि 3D के अंदर। इसको ऐसे इमेजिन करो, ये मान लो कि ये है, ये अपना अंगूठा, ये धारा की दिशा हो गई। अगर मेरे को इस साइड करना है, तो अगर बिंदु P यहाँ पे है तो ये इस साइड इस प्रकार हो जाएगा, ये हो जाएगा इस प्रकार। तो ये हमेशा 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए इनके मध्य। कितना? 90 डिग्री। तो ये किस प्रकार हो जाएगा? ये अंदर की ओर हो जाएगा। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाएगा अंदर की ओर। दूसरी केस के अंदर क्या हो जाएगा? तार को इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे। तो ये लो, अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त कर रहा है। तो मुड़ी हुई उंगलियां बाहर की ओर। यहाँ पे तो अंदर की ओर थी, यहाँ पे ये इस प्रकार पकड़ो इसको। तो अब इस प्रकार पकड़ता हूं तो उंगलियां तो इस ओर है, लेकिन निकालना किस ओर है? इस बिंदु पे निकालना है। तो ये इस बिंदु पर निकालूंगा तो इसको घुमा के ये बाहर की ओर। तो इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा? बाहर की ओर हो जाएगा। तीसरे केस के अंदर अगर बात तीसरे केस की करूं, तो तीसरे केस के अंदर आई एम्पीयर की धारा किस ओर है? अंदर की ओर है। अब जरूरी नहीं है कि अपन
क्रॉस की डायरेक्शन यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के लिए प्रदर्शित करें, या आउटसाइड अगर मान लो कि डॉट दर्शाया गया है तो यह सिर्फ और सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ही हो सकती है। इसको अपन धारा की दिशा भी दर्शा सकते हैं, यानी कि इसको धारा की दिशा के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो तीसरे केस के अंदर दिया गया है कि आई एम्पियर की धारा किधर की ओर है, अंदर की ओर है। अब आई एम्पियर की धारा अंदर की ओर है और अपने को बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो बस सेम का सेम, मान लो कि ये अपना तार है, ये अपना तार हो गया, धारा की दिशा अंदर की ओर हो गई, ये धारा की दिशा है अंदर की ओर। अब इसको इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करें, अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करें और बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो ये लो अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करें, यानी कि ऊपर की ओर है अभी, पहले अब अंदर की ओर, अभी ऊपर की ओर है, तो सेम का सेम हो जाएगा। अभी क्या होगा, तो इस बिंदु P पे मेरे को चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान किस ओर हो जाएगा, इस ओर हो जाएगा। यानी कि अगर ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि अब की बार चुंबकीय क्षेत्र B का मान किधर हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। दोबारा देखना, ये लो अंगूठे को धारा की दिशा में और बिंदु P के लिए अगर बात करूं तो ये हो जाएगा बिंदु P 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, तो किस ओर है, नीचे की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। अगर बात करूं चौथे केस की, तो चौथे केस के अंदर क्या है, आई एम्पियर की धारा की दिशा किस ओर है, बाहर की ओर। आई एम्पियर की दिशा बाहर की ओर है, यानी कि चालक कुछ इस प्रकार रखा है और आई एम्पियर की तरह धारा किधर आ रही है, बाहर की ओर। तो क्या करना है अपने को, अंगूठे को धारा की दिशा में, यानी कि ये लो अंगूठे को धारा की दिशा में, तो ये लो अंगूठा धारा की दिशा में, लेकिन बिंदु P अब की बार किधर की ओर है, इस ओर है। तो ये लो बिंदु P इस ओर है, तो इसको इस प्रकार पकड़ना है। तो इसको जब इस प्रकार पकड़ूंगा तो किधर की ओर हो जाएगा, ये ऊपर की ओर हो जाएगा। तो अब की बार चुंबकीय क्षेत्र का मान किधर और आ गया, ये ऊपर की ओर आ गया। तो 4 केस दिए गए हैं, चारों के लिए अपन चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। 2 रूल है इसके लिए, कौन कौन से, एक तो राइट हैंड का थंब रूल और दूसरा मैक्सवेल का स्क्रू पेच नियम। वैसे कहने के तो आसान कौन सा है, राइट हैंड का थंब रूल आसान माना जाता है, लेकिन अगर अपन न्यूमेरिकल के अंदर बात करें, यानी कि न्यूमेरिकल का यूज करें, तो उसके लिए अपन स्क्रू पेच नियम का यूज करेंगे। क्योंकि स्क्रू पेच नियम क्या बोल रहा है, डीएल वेक्टर गुणा आर वेक्टर, यानी कि डीएल से आर की ओर चलना है अपने को। अगर डीएल से आर वेक्टर की ओर चलते हैं तो इसके अंदर मतलब कि डायरेक्शन, यानी कि ये नियम लगाते हैं, तो इसके अंदर न्यूमेरिकल गलत होने की संभावना कम होती है। तो आप स्क्रू पेच नियम की सहायता से भी क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। स्क्रू पेच नियम से एक चीज और नोट करनी है, क्या, जो डीबी होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र हमेशा लंबवत किसके होता है, एक तो डीएल वेक्टर के लंबवत होता है और एक चुंबकीय क्षेत्र हमेशा आर वेक्टर के भी लंबवत होता है। कहने का तात्पर्य जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो डीएल के भी तो लंबवत होगा और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आर वेक्टर के भी क्या होगा, लंबवत होगा। अब अगर बात करूं बायो-सावर्ट के नियम की, क्या बायो-सावर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र का मान अपन ने निकाला था, डीबी बराबर μ0 अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, जहां पे μ0 होता है निर्वात की चुंबकशीलता, μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं और इसका मान होता है μ0 बराबर 4 पाई इंटू 10 की घात माइनस 7, ये हो जाएगा वेबर पर, ये हो जाएगा वेबर पर एम्पियर मीटर स्क्वायर, वेबर पर एम्पियर मीटर न कि मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा वेबर पर एम्पियर मीटर, जो क्या है μ0 निर्वात की चुंबकशीलता और इसका मान 4 पाई इंटू 10 की घात माइनस 7 वेबर पर एम्पियर मीटर हो जाएगा।
या इसको अपन न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अब मैं बात करता हूं चुंबकीय क्षेत्र में किसी कण के ऊपर बल की। मैं ये कहूं कि मान लेता है ये कोई चालक तार है जिसके अंदर आई एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रही है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मान लेता हूं कि ये कोई आवेश क्यू है। शुरू में मैंने बोला कि जब ये आवेश मतलब स्थिर है, जब ये आवेश स्थिर है तो इसके ऊपर कोई भी बल यानी कि इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही इस आवेश को v वेग प्रदान किया गया यानी कि इसको गति कराई जाती है, तो गति करवाई जाती है तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ बल उत्पन्न हो जाता है। और ये किस प्रकार गति करता है, ये कुछ इस प्रकार गति करता है। कहने का मतलब ये एक वर्तीय पथ पर गति करता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई क्या आवेश v वेलोसिटी से या v वेग से गति करता है तो वो एक वर्ताकार पथ पर गति करता है। मैं ये कहूं कि मान लेते हैं कि ये कोई चुंबकीय फील्ड है जो कि क्या है, अंदर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र किस ओर है, अंदर की ओर है। ये लो बी वेक्टर अपना, इसके अंदर कोई क्या आवेश रखा है जो कि फिलहाल क्या स्थिर अवस्था में है। जब ये स्थिर अवस्था में है तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब मैं क्या करता हूं, इसको v वेग प्रदान करता हूं, जब इसको v वेग प्रदान किया जाता है तो इसमें इस चुंबकीय फील्ड के अंदर इसके ऊपर कुछ ना कुछ बल अनुभव करेगा ये, और उसी बल के कारण ये एक वर्तीय पथ में गति करेगा। किस प्रकार गति करता है ये देखना। मैं ये कहूं कि इस क्या आवेश को v वेग प्रदान किया गया, ये v वेलोसिटी प्रदान किया। जब इसको v वेग प्रदान किया जाता है तो एक रूल होता है राइट हैंड का पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल से अपन किसी भी चुंबकीय फील्ड के अंदर उस आवेश पर चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। राइट हैंड का पाम रूल ये कहता है कि अपने राइट हैंड को इस प्रकार फैलाओ कि उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करें, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करें, और अंगूठा क्या आवेश के वेग को डिनोट करें। तो जो दाएं हाथ का पाम होता है यानी कि हथेली होती है वो चुंबकीय बल को डिनोट करती है। कहने का तात्पर्य मैं ये कहूं कि अपने राइट हैंड को इस प्रकार फैलाओ, यानी कि हथेली हाथ को इस प्रकार फैलाओ कि जो उंगलियां होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर हो, यानी कि उसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की ओर हो, और अंगूठा जिस ओर आवेश का वेग होता है उस ओर हो। तो जो हथेली होती है वो चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करती है। मैं ये कहूं कि कोई क्या आवेश चुंबकीय क्षेत्र किस ओर है, इनसाइड यानी कि अंदर की ओर है, और वेग राइट साइड की ओर है। तो यहां से अगर मैं इस क्या आवेश पर बल का मान निकालूं तो किस ओर हो जाएगा, उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की ओर, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की ओर है, और अंगूठा। और एक बात का मैंने आपको शुरू में बोला था, जो DL DB लंबवत होता है DL के, और DB लंबवत किसके होता है, R के। तो यहां से जब भी बात करते हैं उंगलियां या अंगूठे की तो वो हमेशा एक दूसरे के 90 डिग्री यानी कि लंबवत ही होगी। तो उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करें, और अंगूठा जिस ओर आवेश की गति होती है, तो आवेश की गति की दिशा के अंदर अंगूठा। तो जो हथेली होती है वो किस की ओर को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय बल को। तो चुंबकीय बल किस ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। तो ये लो चुंबकीय बल ऊपर की ओर हो जाएगा, ये F चुंबकीय बल हो जाएगा, FB। दोबारा देखना, अपने दाएं हाथ को यानी कि राइट हैंड को इस प्रकार फैलाओ कि उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें, वेग अंगूठा जिस ओर आवेश की गति होती है उसको डिनोट करें। जो हथेली की साइड होती है यानी कि हथेली वाली साइड किसको डिनोट करती है,
बल को, यानी कि बल किस ओर लग रहा है, ऊपर की ओर, तो ये हो गया बल एफ बी ऊपर की ओर। अब कण किस प्रकार गति करेगा, ये तो हुआ बल। अब कण किस प्रकार गति कर रहा है, मैं ये कहूं कि वेग तो कह रहा है मैं इधर की ओर जा रहा हूं और बल ऊपर की ओर लग रहा है, तो आवेश किस प्रकार गति करेगा, वेग तो इस साइड जाने का प्रयत्न कर रहा है लेकिन बल उसको ऊपर की ओर खींच रहे हैं। तो जब बल ऊपर की ओर खींचेगा और वेग इसको इधर की ओर लेके जाएगा तो ये किस प्रकार, ये कुछ इस प्रकार मोशन में गति करेगा, यानी कि इस प्रकार गति करेगा, ये थोड़ा मुड़ जाएगा। अब यहां पे आ गया, जब इस बिंदु पे आता है तो अब इसका वेग भी तो चेंज हो गया, वेग चेंज हो गया, इसका मतलब वेग किस ओर है, ऊपर की ओर, वेग ऊपर की ओर है, तो वही सेम का सेम राइट हैंड पाम रूल। तो उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की ओर, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है और अंगूठा, ये क्या आवेश हो गया, ऊपर की ओर जा रहा है, तो क्या आवेश ऊपर की ओर जा रहा है, तो अंगूठा आवेश की वेलोसिटी यानी कि आवेश की गति को प्रदर्शित करें, तो आवेश की गति किस ओर है, ऊपर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करिए, तो पाम यानी कि हथेली किस ओर हो गई, इस साइड, यानी कि बल किस ओर लग रहा है, इधर की ओर, तो किस ओर हो जाएगा बल, इस ओर। अब सेम का सेम आवेश किस प्रकार गति करेगा, आवेश तो बोल रहा है मैं ऊपर जाने का प्रयत्न कर रहा है, आवेश किस प्रकार जाने का प्रयत्न करेगा, आवेश तो बोल रहा है मैं ऊपर की ओर जा रहा हूं और बल क्या कर रहा है, इसको इधर की ओर खींच रहा है, ये एफ बी हो जाएगा, बल इधर की ओर, तो ये किस प्रकार गति करेगा, ये भी कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अब इसकी दिशा वापस चेंज हो गई, वेग इधर जाने का प्रयत्न कर रहा है, वेग इधर जाने का प्रयत्न कर रहा है, तो उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करें, अंगूठा आवेश की गति को, अंगूठा आवेश की गति को व्यक्त करे, तो बल किस ओर लग रहा है, नीचे की ओर, तो यहां से अब की बार ये क्या हो जाएगा, बल एफ भी नीचे की ओर होगा। अब बल तो कह रहा है कि मैं नीचे जाने का प्रयत्न कर रहा हूं, आवेश यानी कि वेग इधर की ओर खींच रहा है इसको, तो ये किस प्रकार गति करेगा, ये कुछ इस प्रकार। अब सेम का सेम वेग किस ओर हो जाएगा, क्या आवेश का वेग नीचे की ओर हो जाएगा, वेग नीचे की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र सेम, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करें, अंगूठा आवेश के वेग को, तो ये अंगूठा आवेश के वेग को, तो पाम हथेली किस ओर, अंदर की ओर हो जाएगा ये, तो ये किस, बल इधर जाने का प्रयत्न कर रहा है, वेग नीचे की ओर, तो अब की बार ये किसे, इस प्रकार, यानी कि ये किस प्रकार गति करेगा, चुंबकीय क्षेत्र में एक वर्तीय पथ पे गति करेगा। अब ये तो हुआ बल की दिशा, अब बल कितना लगेगा, मैं ये कहूं कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्या आवेश रेस्ट पे था तब इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही इसको मोशन कराया जाता है, गति कराई जाती है, तब इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, यानी कि तब इसके ऊपर बल लगता है। कहने का तात्पर्य एफ बल कितना होगा, क्या आवेश है, ये लो, जब इसको गति कराई जाती है, यानी कि जब इसको वेग प्रदान किया जाता है तब इसके ऊपर बल लगता है, ये लो वी वेग हो गया। और अपने को पता है कि जब भी इसकी दिशा निकाली जाती है वो हमेशा वेग और बल, वेग और चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, वेग इधर की ओर, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है और वेग होता है वो अपने यानी कि एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे, यानी कि लंबवत होते हैं एक दूसरे के, तो एक दूसरे के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र और वेग एक दूसरे के क्या हो गए, लंबवत होंगे। आवेश तो अदिश राशि है लेकिन वेग क्या है, यहाँ पे सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है और एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ से अगर मान निकालू एफ का तो ये हो जाएगा क्या, वी बी साइन थीटा, वही सेम का सेम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा, बल एफ बी बराबर हो जाएगा क्या, वी बी साइन थीटा। दोबारा देखना, जब आवेश मोशन में होता है, गति में होता है, तब इसके ऊपर बल लगता है। और बल, एक बात और, वेग और चुंबकीय क्षेत्र भी एक दूसरे से कितने, एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे, यानी कि 90 डिग्री लंबवत होते हैं एक दूसरे के, ये एक दूसरे के लंबवत है। अब एक दूसरे के लंबवत है और क्या आवेश है, ये तो अदिश राशि है, लेकिन वी वेग क्या होता है, सदिश राशि होती है, और चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, सदिश राशि होती है। तो यहाँ से बल कितना हो जाएगा, एफ बराबर क्या, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर इसका मान निकालूं एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, क्या वी बी साइन थीटा। अगर बात करूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, तो ये हो जाएगा ए बी
साइन थीटा हो जाएगा। एक बात और, जब इसकी बल की दिशा ज्ञात की जाती है तो अपने को v वेक्टर से b वेक्टर ही चलना है, यानी कि जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो अपने को किस ओर चलना है, v वेक्टर से b वेक्टर की ओर ही चलना है, ताकि जब बल की दिशा ज्ञात की जाए तब कोई भी दिक्कत ना आए। तो आज पर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव लेक्चर में अपने बात की बायो-सावर्ट के नियम की, किसी भी धारावाही तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला था अपन ने, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की थी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए दो नियम थे, कौन कौन से, एक तो स्क्रू का, मैक्सवेल का स्क्रू पेच नियम, दूसरा राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड थंब रूल, और चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने का राइट हैंड पाम रूल। इसमें कंफ्यूज मत होना, यानी कि चुंबकीय बल की जब दिशा ज्ञात करते हैं तो इसके लिए राइट हैंड का पाम रूल आ जाएगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है अपने को तो इसके लिए राइट हैंड का थंब रूल आ जाएगा। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आज जो भी आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।